हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। विल वेट 2 मिनट्स जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक एंड विल स्टार्ट। ओके, तो तब तक हम लोग कल जो क्वेश्चन हमने किया था उसका डिस्कशन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये था कि बी एग्रीज टू परचेज अ कार फ्रॉम ए एज पर हिज प्रपोजल subject to availability of valid RC for the car. Is this a valid acceptance? That was asked in the question. अब यहाँ पे बोला है फैक्ट्स ऑफ द केस। देखो फैक्ट्स ऑफ द केस एक लाइन में लिख दिया, बी एग्रीज टू परचेज अ कार सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड आरसी। कुछ लोगों ने ये 2-3 लाइन में लिखने का कोशिश किया, बट आप ट्राई करो छोटा लिखने का। सेक्शन 2B एंड सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको ये नहीं समझ में आया तो भी यू कैन जस्ट राइट प्रोविजंस एप्लीकेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो ये आप कर सकते हो। प्रोविजंस एंड सॉल्यूशन, as per section 2B the term acceptance is defined as follows: when the person to whom proposal is made signifies his assent। तो ये बेसिकली डेफिनेशन लिखा है हमने। ओके, उसके बाद में ये डेफिनेशन होने के बाद में हमने ये लिखा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो इफ एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। हाउएवर एक्सेप्टेंस डज नॉट become qualified just if some additional statements are made which are essential to the part of contract। तो ये चीज आना चाहिए था। ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि having a valid RC is compulsory for the vehicle। तो अलग अलग तरीके से लिखा है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप पहले प्रोविजंस क्या बोलते हैं वो लिखो। ओके, फिर हाउ इज योर केस रिलेटेड टू द प्रोविजंस ये लिखो and finally give your answer। तो B agrees to purchase car as per valid RC, और फिर ये बताया गया है कि acceptance is in place though the offer contained no mention of RC। this is because expecting a valid title is not a condition but it is compulsory। तो हमने ये बोला कि भाई RC तो चाहिए, RC के बगैर काम चलेगा नहीं। तो इस तरीके से ये भले ही लग रहा होगा कि ये काउंटर ऑफर है, बट इट इज नॉट अ काउंटर ऑफर, इट इज अ जनरल प्रॉपर acceptance। ओके, सो B's acceptance is valid। तो ये हमने आंसर लिखा। सेकेंडली एक ऑफर के ऊपर का भी क्वेश्चन आपको दिया गया था। ओके, ऑफर के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके अंदर हमने ये लिखा था कि ऑफर क्या है, देन टाइप्स ऑफ ऑफर एंड द रूल्स ऑफ ऑफर। काफी बड़ा क्वेश्चन था। जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट एज अ पार्ट ऑफ राइटिंग वी आर प्रैक्टिसिंग दैट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरली 5 मार्क के लिए 1 से सवा पेज काफी होता है, तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ राइटिंग। मैंने पहले दिन भी आपको बोला था कि आपको करना पड़ेगा। ओके, सो विद दिस स्मॉल थिंग लेट अस गो टू आवर चैप्टर कंसिडरेशन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कंसिडरेशन पे। I think now we have many people those who have joined. Let us start back now। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन ये चैप्टर। ओके, कंसिडरेशन जस्ट अ सेकेंड। So we are on our part of consideration। तो ये consideration क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, so what do you mean by consideration, अपने को ये सीखना है इस चैप्टर में। तो let us understand consideration first। consideration का simple meaning हमने ये देखा था, it is something in रिटर्न, यानी कि अगर हम कुछ दे रहे हैं दूसरे आदमी को कुछ करने के बदले में तो उसको कंसिडरेशन बोला जाता है।
इसको लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है क्विड प्रो को। ओके, ये यू है, क्विड प्रो को। तो दैट ऑल्सो आपको ये क्विड प्रो को भी ध्यान में रखना और समथिंग इन रिटर्न भी ध्यान में रखना है। जनरली इसमें क्वेश्चंस भी यही आते हैं, एक तो व्हाट इज कंसिडरेशन और लीगल रूल्स बताओ, या फिर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरली 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो लेट अस सी हाउ डू वी डू दिस थिंग। तो कंसिडरेशन ये एक जरूरी चीज है विदाउट विच आपका कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके, इन केस यू फाइंड एनी मतलब कुछ अगर नॉइज बीच में आ रहा है या कुछ आ रहा है तो डू टेल मी सो दैट आई कैन मेक एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली वेर एवर पॉसिबल। ओके, या फिर बफरिंग वगैरह कुछ होता है तो डू लेट मी नो। ओके, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू इन द सेम स्पीड आई एम डूइंग। तो अब ध्यान रखना, कंसिडरेशन का मतलब है क्विड प्रो को या फिर समथिंग इन रिटर्न। ओके, अब समथिंग इन रिटर्न का मतलब आप समझो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन रिटर्न मतलब मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने भी मेरे लिए कुछ किया। ओके, तो कंसिडरेशन वन वे नहीं होता, इट इज अ 2 वे एक्सरसाइज। आप बोलेंगे सर ध्यान में नहीं आ रहा, तो देखो इन्होंने क्या बोला है, कंसिडरेशन इज अ प्राइस एग्रीड टू बी पेड। अब ये बाय प्रॉमिस ही छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसोर। तो मीसा वर्सेस क्यूरी, ये आपको केस लॉ ध्यान नहीं रखना है। ओके, व्हाट इज दैट? इट इज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन in the sense of law and may consist either some right, interest, profit or benefit accruing to one party. Okay, so इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर ली। क्या क्या बोला? इट इज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के आईज में कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए। तो इट कैन बी अ राइट, इट कैन बी सम इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट, ये 4 वर्ड ध्यान में रखना। ओके, सो आपको कुछ राइट अगर मिलता है, जैसे कि आपने मुझको पैसे दिए और मैंने आपको राइट दिया कि हमारी एक माइन है, बहुत बड़ी खदान, उसमें से आप कुछ निकाल लो, दैट इज द राइट। इंटरेस्ट does not necessarily mean what interest we talk on loan. Interest can be a right also, जैसे कि मैंने आपको मेरे कंपनी में कुछ शेयर दे दिया, that is interest. Profit और benefit you normally understand what is that. तो अगर आपको ये सब मिल रहा है या फिर, तो ये हो गया पॉजिटिव केस में, या फिर फोरबियरेंस और डेट्रीमेंट और लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अदर, तो एक का फायदा एक का नुकसान। अब व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस, हमने ये डिस्कस किया था, अब ध्यान से देखना मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। ए ने बी को बोला आई विल सेल यू माई कार और तू मुझको 2 लाख रुपए देना। यहां पे ए प्रोमिसोर है और बी प्रोमिसी है। ओके, A is a promisor and B is a promisee. अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इस पे ध्यान दो। ये इसको कार दे रहा है और ये इसको पैसे दे रहा है, तो कंसिडरेशन जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट कंसिडरेशन, प्रोमिसी जो प्रोमिसोर को दे रहा है उसको बोला जाता है। तो इसने जो इसको 2 लाख रुपए दिए, दैट इज हिज कंसिडरेशन। बट अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इसने जो इसको कार दिया है, ए ने जो बी को कार दिया है, कैन आई से इट इज हिज कंसिडरेशन व्हाट ही इज गिविंग टू बी। तो ए का प्रॉमिस क्या था, देखो मैं इधर लिखता हूं प्रॉमिस और इधर लिखता हूं कंसिडरेशन, तो यू विल बी क्लियर ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ए का प्रॉमिस था कार डिलीवर करना, करेक्ट। वेरएज कंसिडरेशन क्या है, उसको जो मिलने वाला है 2 लाख। बी का प्रॉमिस क्या है, 2 लाख, उसके बदले उसका कंसिडरेशन क्या है, कार। तो ध्यान में रखना, ये जो 1 और 2 लोग हैं, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है।
इसको कार मिल रहा है तो इसके 2 लाख रुपए जा रहे हैं बी के, करेक्ट, और इसको 2 लाख मिल रहे हैं तो इसकी कार जा रही है। सो ऐसा हम कभी ये नहीं बोल सकते कि एक को लॉस ही होगा और दूसरे को गेन ही होगा, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉस और गेन। ओके, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आपका कुछ लॉस हो रहा है तो आपको कुछ गेन भी हो रहा है। आपका 2 लाख रुपए जा रहे तो आपको कार मिल रही है, और आपकी कार जा रही है तो आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आप ये ध्यान में रखना कि कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। कार के बदले पैसे, पैसे के बदले कार, समथिंग इन रिटर्न। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। समथिंग इन रिटर्न। अब समथिंग इन रिटर्न कैन बी मनी, it can be a promise, it can be a detriment, okay, it can be profit, it can be interest। तो अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग चीज होती है। जैसे मैंने कार दी तो मेरे को पैसे मिले। इट इज पॉसिबल आई मे गिव यू मनी टू नॉट टू बिड। अपन दो जन, एक क्या कर रहे हैं हम दो लोग, तुम और मैं, बोथ ऑफ अस आर, लेट्स अज्यूम कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, मैंने तुमको बोला कि औरंगाबाद जालना का रोड का बिड तुम मत करो, मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। और ये जनरली होता है, दिस इज परमिटेड ऑल्सो। 2 लाख रुपए में तुम बिडिंग मत करो। तो तुमने मेरे को क्या प्रॉमिस दिया? आई विल नॉट बिड, दैट इज योर प्रॉमिस। डेट्रीमेंट यानी कि एक ने थोड़ा नुकसान बेयर किया और दूसरे ने उसके बदले में उसको कुछ पैसे दिए। टेक अ सिंपल एग्जांपल कि मुझको आई वांट ब्लड, ठीक है, मेरा कोई जान पहचान का हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझको ब्लड चाहिए। यू आर इन नीड ऑफ मनी, तो आपने क्या किया? ब्लड दिया और मेरे से मनी लिया। तो हैव यू सफर्ड सम लॉस? डेट्रीमेंट हुआ कि नहीं आपको? आपका ब्लड लिया गया है। ओके, ऑफ कोर्स ये एग्जांपल को इतना स्ट्रेच मत करना सर, ये लीगल थोड़ी है वगैरह वगैरह। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग्स। ओके, तो उसमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो प्रॉफिट भी मिल सकता है, इंटरेस्ट भी मिल सकता है, ये पैसे इन्वेस्ट किए तो। सो दैट इज व्हाई कंसिडरेशन में ये सब चीजें आती है। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड कि सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन ने बोला व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, ये यहां पे आपको मैंने बोला था उस दिन कि डिवाइड करो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, एक क्वेश्चन आया है, विल द सेम पर्सन बी प्रोमिसोर एंड प्रोमिसी। देखो, ए और बी, जनरली हम प्रोमिसोर और प्रोमिसी ये टर्म्स ऑफरर एंड ऑफरी ऐसे सेंस में लेते हैं। तो जिसने ऑफर दिया वो प्रोमिसोर, जिसको ऑफर दिया गया है वो प्रोमिसी। बट इफ यू क्लोजली लुक इनटू, देखो एक्ट में अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में आएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, अभी इससे कंफ्यूज मत हो जाना। मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्मली जो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ए ने ऑफर दिया बी को, तो ए बन गया ऑफरर, बी बन गया ऑफरी, दैट इज ही इज अ प्रोमिसोर, ही इज अ प्रोमिसी। तो आपको इसको ही प्रोमिसोर बोलना है, इसको ही प्रोमिसी बोलना है। बट रियली स्पीकिंग इफ यू सी, इसने इसको प्रॉमिस क्या दिया? कार देने का, और इसने भी तो इसको प्रॉमिस दिया 2 लाख देने का, करेक्ट। सो हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस दे रहे हैं कुछ ना कुछ। आई एम गिविंग हिम प्रॉमिस टू गिव कार एंड ही इज गिविंग मी प्रॉमिस टू गिव 2 लाख। तो रियली स्पीकिंग बोथ ऑफ अस आर प्रॉमिसर एंड बोथ ऑफ अस आर प्रॉमिसी। मेरा प्रॉमिस क्या है? मैं कार दूंगा। उसका प्रॉमिस क्या है? वो 2 लाख देगा। ओके, सो हम अगर रियल लाइफ में जाके देखें तो बोथ विल बी प्रॉमिसर, बोथ विल बी प्रॉमिसी। लेकिन आपको ऐसा लिखना नहीं है,
आपको क्या लिखना है लॉ के लैंग्वेज में, ए इज द प्रोमिसोर क्योंकि जनरेट यहां से हुआ, एंड ही इज द प्रोमिसी। बिकॉज अगर आप दोनों को प्रोमिसोर और प्रोमिसी बोलेंगे तो देन यू विल लैंड इन कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली कौन से प्रोमिसोर की बात चल रही। इसीलिए इसको हम प्रोमिसोर बोलेंगे, इसको हम प्रोमिसी बोलेंगे। ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ। तो हमने डेफिनेशन देखा था व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, यानी कि प्रोमिसोर की इच्छा से, प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन, तो इच्छा किसकी है, प्रोमिसोर की है। ओके, कौन कर रहा है परफॉर्म, प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन। तो जैसे अपने केस में ए ने बी को बोला कि आई विल गिव यू कार, तो ये प्रोमिसर बन गया और ये प्रोमिसी बन गया, करेक्ट। तो ए ने बोला मैं कार सेल करूंगा, तो बी हैज टू पे 2 लाख। अच्छा, बी के बदले सी ने दिए पैसे, तो चलेंगे क्या, बिल्कुल चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है, जब तक मेरे को मेरे कार के बदले में पैसे मिल रहे तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बी अपनी इच्छा के हिसाब से इसको 1 लाख करके दे सकता क्या, नहीं, बिकॉज इट शुड मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर। प्रोमिसोर की इच्छा के हिसाब से चलना चाहिए। इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ओके, तो जैसे अपन जाते हैं कोई भी मॉल में, आप गए शॉपर स्टॉप में, आपने कुछ परचेज किया, लेट्स से यू परचेज अ जीन्स, पैसे कौन देता, पेरेंट्स, करेक्ट। तो पेरेंट्स आर पेइंग मनी, दे आर एनी अदर पर्सन, क्योंकि प्रोमिसोर आप हो मिस्टर ए, प्रोमिसी मैं हूं, मेरा मॉल है, ओके, और ये पेरेंट्स कौन है, एनी अदर पर्सन। तो पैसे कोई भी दे सकता है, पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो लेट अस कम बैक। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड, हैज डन और एब्सटेन्ड, हैज डन का मतलब होता है डूइंग समथिंग, और एब्सटेन्ड का मतलब होता है नॉट डूइंग समथिंग। सो आई प्रॉमिस टू डू सम पॉजिटिव एक्ट, आई प्रॉमिस टू डू सम निगेटिव एक्ट। प्रॉमिस टू डू पॉजिटिव एक्ट का मतलब क्या है, डूइंग समथिंग, तुम मुझको पैसे दो मैं तुमको कार दूंगा। एंड निगेटिव का मतलब है, नॉट डूइंग समथिंग का मतलब है कि तुम मुझको पैसे दो मैं बिड नहीं करूंगा। ओके, सो ये मैं बिड नहीं करूंगा मींस फोरबियरेंस। फोरबियर का मतलब होता है आई विल नॉट डू समथिंग। सो एब्सटेन फोरबियर का मतलब लगभग सेम है। ओके, सो हैज डन समथिंग और हैज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। डन समथिंग मतलब कुछ करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा। ओके, तो इसमें हैज डन ये पास्ट आ गया। ओके, दिस इज पास्ट। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस, और प्रोमिसेस और एब्सटेन इज फ्यूचर टेंस। ओके, तो टू सच एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब जब हम लोग ये कर रहे हैं तो आपको ये डेफिनेशन 3 लाइन का है, आपको डिवाइड कहां पे करना है, मैंने जहां पे ये ऑब्लिक मार्क किया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर ये पार्ट 1, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन पार्ट 2, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और डज और एब्सटेन और प्रोमिसेस टू एब्सटेन ये थर्ड पार्ट। सच एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। सो कंसिडरेशन इज अ एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करना, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब कुछ तो भी नहीं करना। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, अभिषेक प्रॉमिसेस टू भारती नॉट टू फाइल अ सूट इफ शी वुड पे हिम 1 लाख। तो आप मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं नहीं करूंगा। एब्सटिनेंस को हम लोग बोलते फोरबियरेंस। ओके,
कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, ये किसके इच्छा से चलना चाहिए? प्रोमिसोर। बिकॉज सीधा एग्जांपल ले लो, आई एम गोइंग टू डिलीवर यू राइस, मैं आपको 100 किलो राइस देने वाला हूं, उसके 10,000 रुपए हो रहे हैं, तो आपने बोला एक काम करो, मेरे से आके 10,000 रुपए का क्लोथ लेके जाओ, मेरी कपड़े की दुकान है, क्लॉथ लेके जाओ। इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरे को पैसे चाहिए, आप मेरे को बोलते हो कपड़े ले लो। ओके, सो इज कंसिडरेशन मूविंग एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर? नहीं। तो ध्यान में रखना कि कंसिडरेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? प्रोमिसर। इसने जो डिमांड किया है दैट ही शुड रिसीव। नाउ समवन में से कि सर ये तो कुछ भी डिमांड करेगा, लेट से वो 100 किलो राइस के आपको 2 करोड़ रुपए डिमांड करे, तो अरे फिर अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं। तो व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट ही हैज डिमांडेड मींस, कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा डिसाइड होता कि नहीं कि भाई 100 किलो राइस के 10,000 रुपए देना, ये तुमने डिसाइड किया, तो तुम्हारा काम क्या है? उसने 10 मांगे तो आपको 10 देने चाहिए। आपने उसके बदले 10,000 के बदले कुछ तो भी दूसरा ही चिपका दिया उसको, तो वैसा चलेगा नहीं। सो आई एम वेरी क्लियर कि डिमांड जो किया है वैसे होना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर एनी अदर पर्सन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो जीन्स के एग्जांपल में कि कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दिस इज ऑल्सो सीन। ओके, सो दस कंसिडरेशन इज सम बेनिफिट, राइट और प्रॉफिट, और सम डेट्रीमेंट, लॉस और फोरबियरेंस टू अनदर। अब लीगल रूल्स है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, इसके ऊपर ये दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव ये केस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा ये। ओके, सो आप ये ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। इस केस में क्या बोला गया कि डी ने क्या किया, इसने पी को प्रॉमिस किया, डी मतलब दुर्गा प्रसाद ने प्रॉमिस किया किसको? बलदेव को, कि भाई तुम मेरे इच्छा के हिसाब से एक मार्केट बनाओ, तो मेरे इच्छा के हिसाब से आप एक बिल्डिंग बनाओ। ओके, किसने बोला? पी ने डी को बोला, तो डी ने एग्री किया। बट फिर क्या हुआ कि डी के एग्री करने के बाद में, ओके अंडरस्टैंड, डी के एग्री करने के बाद में कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया कि अब हमारे इच्छा के हिसाब से बनाओ। मार्केट बनाया तो गया, ओके मार्केट बना, लेकिन इसके इच्छा के हिसाब से बना क्या? नहीं। तो क्वेश्चन ये आया, इज ही बाउंड टू पे मनी टू हिम? आंसर इज नो। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, थोड़ा सिंपल एग्जांपल दूसरा लेते हैं। आर ने एस की जान बचाई, ठीक है, आर ने, एस ने उसको बोला नहीं था, ये रास्ते से घूमते घूमते जा रहा था कहीं पे, आर ने देखा, आर ने उसको बचा लिया। तो कैन आर डिमांड मनी फ्रॉम एस? आंसर इज नो, क्योंकि एस ने रिक्वेस्ट किया था क्या? नहीं। सो विदाउट बीइंग रिक्वेस्टेड फिर भी इसने उसकी जान बचाई, तो अच्छी बात है, अब जान बचा ली, बट ही कैन नॉट डिमांड मनी। अब क्या हुआ, आर ने जब एस की जान बचाई, ओके, एस ने उसको बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूं। अब देखो पहले के एग्जाम्पल में और इसमें फर्क क्या है? आर ने पहले डिमांड किया था, तो डिमांड कर सकते क्या? नहीं। अब एस ने खुद से उसको बोला कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुमने मेरी जान बचाई, ठीक है। नाउ एस ने बाद में देने से मना कर दिया, लेटर एस सेज नो। ओके, तो अब क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, आर ने एस की जान बचाई, आर ने पैसे डिमांड नहीं किए, एस ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा। बाद में क्या हुआ, एस ने क्या बोला? बोल तो दिया, और बाद में थोड़े दिन बाद एस बोलता नहीं मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। क्वेश्चन है कैन आर डिमांड मनी? क्या अब आर 1 लाख रुपए मांग सकता है? ओके, तो जब तक आप मेरे को आंसर देते हैं तब तक मैं आगे चलता हूं।
ओके, तो प्लीज पुट योर आंसर इन यस और नो वेदर आर कैन नाउ डिमांड मनी। पहले तो वो डिमांड नहीं कर सकता था, बट अब डिमांड कर सकता है क्या? योर आंसर कैन बी यस और नो। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। तब तक कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसिडरेशन प्रोमिसी से भी चल सकता है या कोई और भी दे सकता है। ओके, तो आंसर काफी सारे आए, यस नो यस नो, वी आर स्टिल गेटिंग आंसर्स। इसका मैं आंसर आपको थोड़े बाद में दूंगा। क्यों? क्योंकि उसका आंसर आगे आने वाला है। ओके, तो तब हम लोग बात करेंगे। बट द करेक्ट आंसर इज यस, ही कैन डिमांड। क्यों? जस्ट वेट। ओके, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसके लिए चिन्नैया रमैया का केस है, ये एकदम स्टार मार्क करके रख देना, 5 स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ये बताते जा रहा हूं कि कहां कहां कौन कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। यू कैन एज वेल मेक योर नोट्स। ओके, नाउ कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, आई नीड नॉट गेट इनटू दैट। मैं सिर्फ आपको केस लॉ बता देता हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो जीन्स वाला एग्जांपल देख लिया है, वही चीज यहां पे है। ओके, सो क्या है ये? तो क्या हुआ? ओके, देयर वॉज अ पर्सन नोन एज चिन्नैया, स्पेलिंग इज रॉन्ग, और एक थी रमैया। ओके, सो एक चिन्नैया एक रमैया, ऐसे 2 लोग हैं ना। चिन्नैया ने रमैया को अपनी प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी देते वक्त सिर्फ ये बोला कि बेटा रमैया, हर महीने 10,000 रुपए तू अपने अंकल को देना। अंकल यानी मैटरनल अंकल यानी मामा। तो मम्मी ने अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम पे की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा? बेटा 10,000 रुपए पर मंथ अंकल को देना। बेटी ने बोला यस आई विल पे। मम्मी 2 साल जिंदा थी, बेटी ने पैसे दिए, 2 साल बाद मम्मी एक्सपायर्ड, तो अब इसने पैसे देना बंद कर दिया। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैन दिस पर्सन डिमांड? अगेन द आंसर इज यस, ही कैन डिमांड। ऑफ कोर्स यहां पे सिर्फ ये प्रूव, यहां पे कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अदर पर्सन के अलावा नो कंसिडरेशन, सॉरी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी पॉइंट कवर हो रहा है। सो दिस विल अगेन कम इन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वहां पे ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, बट अभी आपको ये जो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन का आपको ये समझना है कि भाई इसने इसको प्रॉपर्टी दिया, पैसे इसको देने के बजाय शी इज सेइंग तू ये पैसे तेरे मामा को दे दे। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। ओके, बट ये केस ज्यादा सुटेबल है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाता है। अब एक आया क्वेश्चन किसी स्टूडेंट की तरफ से कि सर ये केस लॉ का नाम लिखना चाहिए क्या? केस लॉ का नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, इट विल ऐड टू योर आंसर। शायद 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको अगर 4 मिल रहे होंगे तो 4.5 मिल जाएंगे। और मैंने आपको वैसे भी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से केस आपको देखना है। आपको पूरे तो केसेस लर्न नहीं करने, आपके बुक में जितने केस के नाम दिए हैं वही आपको रेफरेंस के तौर पे याद रखना है। सो डोंट वरी मच, आप हर रोज भी एक एक केस का नाम याद करेंगे तो भी काफी है। सर ये भी लिखना पड़ता कि ईयर नहीं लिखा तो भी चलेगा, चिन्नैया रमैया इतना भी लिखा तो चलता। सर फिर अगर ऐसा हो गया हमको नाम याद नहीं आ रहा तो सिंपल है, ऐसा लिख दो लीडिंग केस, इन अ लीडिंग केस, बट गलत नाम मत लिखो। ओके, सो आप ऐसा ध्यान में रखो। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन जो है वो इसके साथ में हमको करना चाहिए कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपना प्रॉमिस पहले फुलफिल कर सकता है, एक आदमी बाद में फुलफिल कर सकता है। जैसे ए पेज टू बी 5,000, ये हो गया एग्जीक्यूटरी, एंड बी प्रॉमिसेस टू डिलीवर इन सर्टेन क्वांटिटी।
तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन हो गया। ए ने बी को 5 दिए और बी ने बोला मैं तुमको अभी डिलीवर कर देता हूं, करंट डिलीवर, तो फिर वो हो गया एग्जीक्यूटेड। तो दोनों अभी काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेड, एक जन अभी कर रहा है, एक जन फ्यूचर कर रहा है, तो एग्जीक्यूटरी। सो दैट इज व्हाई ये जो पॉइंट है ये दोनों सेम है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इंडिया में तीनों रिकॉग्नाइज्ड है, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ओके, सो एग्जांपल इन्होंने दिया, ए ने कुछ सर्विसेज परफॉर्म की बी के डिजायर पे और फिर बी ने कॉम्पेंसेट किया ए को, तो यहां पे प्रेजेंट कंसिडरेशन है, ए कैन सू फॉर हिज मनी। ओके, तो यहां पे मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको ये बात समझ में आ रही कि भाई इसने इसके लिए काम किया और इसने इसको पैसे दिए, तो इसका कंसिडरेशन हो गया प्रेजेंट और इसका हो गया पास्ट। आपके जो बुक में दिया है इसके कंसिडरेशन के बारे में प्रेजेंट कंसिडरेशन दिया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करते जरा। तो क्या होता कि कंसिडरेशन कम ज्यादा हो सकता है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी ऑफ अ इक्वल वैल्यू विथ प्रॉमिस। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इसका वैल्यू है 1 करोड़, मैंने इसको आपको 60 लाख में बेच दिया, 60 लाख। तो इज द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और इज इट वैलिड? तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है, वैलिड क्यों है कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान में ले लो। अरे भाई, मैंने 60 लाख में बेचा, आई हैव रिसीव्ड समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी मिला कि नहीं? कैन आई डिनाई कि मेरे को कुछ नहीं मिला? नहीं, मेरे को कुछ तो भी मिला है। तो अगर कुछ तो भी मिला है तो आई हैव टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बट ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है नॉर्मली, अभी वर्डेबल पे मैं बाद में जाऊंगा, नॉर्मली मेरा बार्गेनिंग पावर ठीक नहीं था, मेरे को पैसे अर्जेंट में चाहिए थे, 1 मिनट में तुमने बोला ये लो 60 लाख, 1 मिनट में तुमने मेरे को वो पैसे दे दिए, तो मैंने आपको सस्ते में बेच दिया, दैट इज पॉसिबल। अभी जैसे देखो कोरोना है, कोरोना में सीधा सीधा यू सी वेजिटेबल, मोस्ट ऑफ अस आर परचेजिंग वेजिटेबल्स, जो 10 रुपए का है वो वेजिटेबल वेंडर 20-30 में बेच रहा है, तो भी अपन खरीद रहे कि नहीं? क्यों? बिकॉज सिचुएशन। तो इट इज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ सिचुएशन आप कुछ ऐसे डिसीजन ले विच नॉर्मली यू विल नॉट टेक। ओके, सो दैट डज नॉट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बन गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इफ आई एम एबल टू प्रूव, कौन? जिसको पैसे कम मिले वो, ओके, कि कुछ कोएर्शन हुआ था या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, लेकिन ये मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर मैं वॉइडेबल के लिए आई कैन अप्रोच कोर्ट। मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट जरा वॉइडेबल बनाओ। बट जस्ट बिकॉज पैसे कम मिले तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, इट इज स्टिल वैलिड। आई में अप्रोच द कोर्ट, फिर कोर्ट वेरीफाई करेगा, अगर उसको सही लगता है तो फिर इट में से वॉइड या फिर वैलिड, तो ये कोर्ट के ऊपर चला जाएगा। ओके, सो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा? नो, एन एग्रीमेंट टू विच consent is freely given is not void because merely the consideration is inadequate. Okay, of course आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ कंसिडरेशन अनएडिक्वेट है। ओके, गोइंग अहेड, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ड्यूटी है करने का, दैट इज नॉट योर कंसिडरेशन। आपको जो करना चाहिए वो तो कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। आप उसके अगेंस्ट ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा ड्यूटी हो गया। जैसे एग्जाम्पल,
ओके, एज अ लॉयर मैंने आपका केस लिया, ओके, लॉयर ने आपका एक केस लिया। क्या केस लिया कि भाई तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, अपना फीस डिसाइड हो गया 25,000 रुपए, ठीक है। अब ये फीस डिसाइड होने के बाद में, फीस डिसाइड हो गया, केस स्टार्ट हो गया। अब मैंने आपको बोला, मैं लॉयर हूं आपका, मैंने आपको बोला डू यू वांट टू विन द केस, तो मेरे को और 15,000 दो एडिशनल, मतलब 25 और ये टोटल 40 लगेंगे, अदरवाइज 25 में तो आप केस हार जाएंगे। ओके, नाउ मेरा एज अ लॉयर क्या ड्यूटी है, मेरा एज अ लॉयर ड्यूटी है टू विन द केस, आई शुड एटलीस्ट ट्राई टू विन द केस, करेक्ट। जीत हार जो भी होगा होगा, बट इट इज माई ड्यूटी टू ट्राई टू विन द केस, करेक्ट। और अगर मैं जीतने के लिए एडिशनल कुछ डिमांड कर रहा हूं आफ्टर आई मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, आफ्टर वी मेक कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो यही बात चल रही है यहां पे। दूसरा एग्जांपल ले लो, एज अ स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी टू स्टडी। अब देखो, हाँ, तुम्हारे ऊपर आएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, एज अ स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी। आपने अपने पेरेंट्स को बोला देखो मैं सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहा हूं, ओके, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया तो मेरे को एक बाइक चाहिए। अब ये डोंट गेट इनटू कि सर सोशल एग्रीमेंट है इसलिए वैलिड है या नहीं है, आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू द पॉइंट कि व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्टडी, कैन यू डिमांड समथिंग फॉर डूइंग योर ड्यूटी, आंसर इज नो। तो इज दिस वैलिड आपका? नहीं, ओके। अब मैं वापस लॉयर के एग्जांपल पे जा रहा हूं। तो लॉयर है, लॉयर ने केस लिया, 25,000 फीस, जीतने के और एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहा है आफ्टर वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट सोचो अगर लॉयर है, लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या रखे, देखो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स रखे कि मेरी बेसिक फीस 25,000 रहेगी, लेकिन अगर अपन जीत गए तो और 15 देने पड़ेंगे, तो ऐसा 40 फीस बन जाएगा, और अगर हार गए तो 25,000 में काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ इज दिस वैलिड? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, इज दिस वैलिड? आपको ध्यान में रखो ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, नॉट आफ्टर, ओके। यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। तब तक मैं चलता हूं इस पॉइंट पे, ओके। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब इसको कुछ रियल वैल्यू होना चाहिए, ओके। इट शुड नॉट बी समथिंग विच हैज नो वैल्यू। नो वैल्यू वाला कंसिडरेशन चलेगा नहीं। तो देयर शुड बी सम वैल्यू विच इज अटैच्ड, ओके। विदाउट वैल्यू चलेगा नहीं। ओके, ना coming back, there was some issue in between, तो let us come back। हम लोग ये बात कर रहे थे कि कंसिडरेशन को कुछ रियल वैल्यू होना चाहिए, अनरियल वैल्यू नहीं चाहिए, ओके। फाइन, तो
इज इट विजिबल? आई थिंक कुछ बफरिंग का इशू आ रहा है शायद. इज इट कमिंग बफरिंग? ओके, तो लेट अस कम बैक. आई थॉट देर इज सम बफरिंग, तो अगर होता है तो मेरे को जरूर बताओ. ओके, लेट अस कंटिन्यू. यस, सो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. यानी कि कंसिडरेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हमने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा है? वी हैव स्टडीड दिस इन द चैप्टर नंबर 3. ओके, सो मैं अब उस पर वापस नहीं जाऊंगा. तो कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. ओके, सूड बाय थर्ड पार्टी, इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखना है. सूड बाय थर्ड पार्टी में क्या है? सूड बाय थर्ड पार्टी में हमको याद रखने जैसा कि व्हेनेवर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको. फाइन, तो ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. मतलब जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही कोर्ट केस कर सकते हैं, बाकी कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता. ओके, वाई? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो बी ए के ऊपर केस कर सकता है, ए बी के ऊपर कर सकता है, बट कोई तीसरा आदमी सी इनके ऊपर केस नहीं कर सकता. ओके, अगर सी को केस करना है सो देन ही कैन नॉट डू इट, इट इज नॉट वैलिड. ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, तो इसको अगर इसके ऊपर केस करना है तो दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी. आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो हमने वर्ड डिस्कस किया था जस्ट इन पर्सोनम. ये जस्ट इन पर्सोनम क्या है? जस्ट इन पर्सोनम का मतलब है कि वन हु इज अ पार्टी to a contract can only file a suit. Contracting parties can only sue. बाकी कोई थर्ड पार्टी सूट नहीं कर सकता. ओके, नाउ ध्यान में रखो, हम क्या बोल रहे हैं कि ओनली पार्टीज हु आर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर. बाकी कोई भी नहीं कर सकता. ओके, बेस्ड ऑन जस्ट इन पर्सोनम, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस है. ठीक है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक just a second, I think it's some net issue.
So is it visible properly? I think मेरे यहाँ नहीं दिख रहा है, but I feel it is clearly visible. तो let us continue. Now privity of contract के कुछ exceptions है. Exceptions क्या है तो आप ध्यान में रखो. ओके, देयर आर 7 एक्सेप्शंस और सब में एक कॉमन चीज है बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी इज द ओनली कॉमन थिंग. ओके, बाकी कुछ भी नहीं है. तो आप जो 7 केसेस देखेंगे सब में आपको ये मिलेगा. इन केस ऑफ ट्रस्ट अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट. हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी लिए तो आई विल नॉट गेट इनटू एग्जांपल्स ऑन दिस. फैमिली सेटलमेंट में members who are originally not parties to settlement में enforce the agreement. ओके, तो ये आप सभी केसेस जो देखेंगे इसमें आपको एक ही बात मिलेगा, बेनिफिशियरी, कि जिसका फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से वो कोर्ट केस कर सकता है. बाकी लोगों को कोर्ट केस नहीं करेंगे, लेकिन जो फायदे हो रहा है दैट पर्सन कैन फाइल अ कोर्ट केस. ओके, कमिंग बैक, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में दो फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो द गर्ल कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, फाइन. इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को बेनिफिट ट्रांसफर किया, सो दैट पर्सन कैन क्लेम दैट बेनिफिट. जैसे सीधा सीधा है, ए का लाइफ पॉलिसी है, ए का LIC पॉलिसी है, उसने उसके वाइफ बी को ये असाइन किया है. नाउ ए डाइज, कैन शी क्लेम मनी फ्रॉम LIC? आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि शी इज अ बेनिफिशियरी. तो ये सभी केसेस जो है, इन ऑल द केसेस यू विल कम अक्रॉस बेनिफिशियरी. ओके, आगे एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल. एस्टोपल यानी आपने गलती से किसी को कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए, देन इट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट बाय एस्टोपल. वेयर प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज अ एजेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. सीधा है, ए ने बी को बोला कि तुम्हारे पैसे मेरे पास है, भले ए को पैसे नहीं मिले बिकॉज बी को सी से लेने थे पैसे. ओके, ए ने बोला ये सी ने मेरे पास दे दिए तुम्हारे पैसे. ओके, सो नाउ लेटर कैन बी रिकवर दिस मनी फ्रॉम ए? आंसर इज यस, बिकॉज बी हैज बिकम द बेनिफिशियरी. ओके, कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड. कोवेनेंट मतलब लाइबिलिटी अटैच टू लैंड. तो अगर लैंड पे कोई लाइबिलिटी है और आपने वो खरीद लिया तो इट इज योर ड्यूटी टू पे द मनी टू द अदर पर्सन. आपको वो पैसे देने पड़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू किए गए हैं वो प्रिंसिपल कैन एनफोर्स. यानी एजेंट, मेरे आदमी ने कुछ मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आई कैन एनफोर्स. ओके, सो दैट इज द केस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट है. ओके, तो दैट इज वाई आप ध्यान में रखो, ये और ये दो चीजें बहुत फेवरेट है, आपको ये करना कंपलसरी है. ओके, अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. तो अब जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में ध्यान में रखना कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो इट इज नॉट वैलिड. तो कंसिडरेशन होना चाहिए. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा, आई एम राइटिंग द वर्ड थोड़ा. ओके, मराठी में इसको थोड़ा लिखते हैं. कंसिडरेशन शुड बी प्रेजेंट.
इफ नो कंसिडरेशन यानी कि फ्री में चल रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं। ओके, सो ध्यान में रखना कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स उसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ओके, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है नेचुरल लव एंड अफेक्शन को? कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए दो पार्टियों के बीच में, उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में चाहिए और रजिस्टर्ड चाहिए। ये चार चीजें अगर है एक साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड। तो एक हस्बैंड और वाइफ का केस यहां पे बात चल रही है। ओके, हस्बैंड और वाइफ के केस में क्या हो गया कि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया, रिलेशनशिप है, यस, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, यस, उसने उसको राइटिंग में लिख के दिया और डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर किया दैट आई विल पे यू सम मनी, और अगर बाद में नहीं पे किया तो देन ही हैज टू पे बिकॉज ही कैनॉट क्लेम नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। ओके फाइन, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आगे कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो हम लोग जो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, ओके, वो क्या लिया था? हमने वो आर और एस का एग्जाम्पल लिया था, इफ यू रिमेंबर। इसने इसकी जान बचाई विदाउट बीइंग टोल्ड, सॉरी, आर ने एस की जान बचाई थी बगैर बोले, करेक्ट। और बाद में क्या हो गया? इसने इसकी जान बचाई, इसने इसको प्रॉमिस दिया 1 लाख देने का। सो दैट इज द केस ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ओके, इसने इसको प्रॉमिस दे दिया एंड नाउ ही हैज टू पे। तो देखो, सर्विसेज वॉलंटरी रेंडर हुई थी, आर ने एस को वॉलंटरी दिया था, प्रॉमिस और के लिए रेंडर हुई थी, एस के लिए रेंडर हुई थी। He was in existence at the time when service was rendered, yes, okay, and did he have an intention to compensate? इसका intention था compensation देने का, yes. So then in such a case no consideration no contract is not valid, contract is applicable. Okay, promise to pay time bar debt, टाइम बार डेप्ट का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेयर प्रॉमिस इज इन राइटिंग साइंड बाय अ पर्सन, तो ये टाइम बार डेप्ट यानी कि जनरली जो 3 साल के ऊपर के डेप्ट होते हैं उसको हम लोग टाइम बार डेप्ट बोलते हैं। जो टाइम बार डेप्ट है वो अगर विद इन टाइम उसको एनफोर्स नहीं किया गया तो देन इट इज नॉट वैलिड, तो दैट इज वाई इट शुड बी एनफोर्स विद इन द गिवन टाइम। ओके, नाउ ध्यान में रखना कि अगर किसी ने राइटिंग में प्रॉमिस दिया है टू पे अ टाइम बार डेप्ट तो इट विल बी वैलिड। जैसे सीधा एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी को 1 लाख रुपए देने वाला था, ओके, एंड ही हैज नॉट पेड दैट मनी। 3 साल हो गए, इसने इसके ऊपर केस नहीं किया। अब इसको मालूम है 3 साल हो गया, पैसे देने की जरूरत नहीं, तो ये क्या बन गया? टाइम बार्ड। अब ये इसके पास आया, बोलता है मेरे पैसे दो, तो इसने बोला नहीं देता, बोला अरे 3 साल हो गए प्लीज दे दो, तो इसको मालूम है कि अब ये पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो इसने इसको बोला प्लीज पैसे दे दो, इसने बोला ओके दे देता हूं ओरली। इज दिस वैलिड? नो, बट इसने भी लॉ पढ़ रखा था थोड़ा, इसने बोला अरे ओरली मत बोलो, राइटिंग में बोलो,
लिख के दो तुम मेरे पैसे देंगे. नाउ इज दिस वैलिड? यस. तो टाइम बार डेब्ट का पेमेंट अगर राइटिंग में लिया है आपने किसी से, सो इट विल बी वैलिड. ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना. एजेंसी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर एजेंसी. एजेंसी यानी कि क्या, कोई मेरा अगर एजेंट बनना चाहता है तो मेरे को उसको पैसे देने की जरूरत नहीं. शुरुआत में काम करने के बाद में मैं पैसे दूंगा. एनीवेज ये आपके पोर्शन का पार्ट नहीं है, ये सीए इंटर में आएगा, तो वहां पे आपको डिटेल में डिस्कशन है. यहाँ पे ज्यादा हम लोग टाइम इस पे वेस्ट करेंगे नहीं. कंप्लीटेड गिफ्ट यानी कि गिफ्ट्स. ओके, सो गिफ्ट देने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. ओके, बिकॉज डोनर एंड डोनी ये दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. गिफ्ट देने के लिए एक दूसरे को कुछ देना लेना पड़ता नहीं. ओके, डायरेक्टली कोई भी किसी को गिफ्ट दे सकता है विदाउट एनी कंसिडरेशन. बेलमेंट, बेलमेंट यानी कि जब वन पर्सन गिव्स टू अनदर. बेलमेंट में दो लोग होते हैं, एक होता है बेलर, एक होता है बेली. ओके, सो बेलर ने क्या किया, बेलर ने बेली को कुछ तो भी अपना दिया है करने के लिए काम. ओके, जैसे मैंने मेरे कपड़े वॉशिंग के लिए डाले, या मैंने मेरी गाड़ी रिपेयरिंग को डाली. ओके, सो आई एम द बेलर, और जिसको मैंने दिया है वो होता है बेली. ओके, सो मिस्टर निखिल जाजू इज द बेलर, और वो वॉशिंग वाला या फिर रिपेयरिंग वाला ये हो गया बेली. तो अगर मैंने इनको पैसे के लिए दिया है तो बात अलग है, बट मैंने ऐसे फ्री में यूज करने को दिया मेरे दोस्त को. ओके, अब ये इसको बेलमेंट बोलते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेलमेंट का. मैंने निखिल जाजू ने अपनी कार मेरे दोस्त मिस्टर बी को दी कि भाई यूज कर. ओके, मिस्टर बी को मैंने अपनी कार यूज करने को दी, तो इन दैट केस इज एनी कंसिडरेशन रिक्वायर्ड? मेरे को पैसे नहीं लेने, मेरे को उससे फ्री में दे रहा हूं. इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? आंसर इज यस. अगेन ये भी बेलमेंट का जो पार्ट है, ये भी आपको सीए इंटर में है, नॉट एप्लीकेबल फॉर अस. तो आपको ये सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है, और इतना ही लाइन आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं. एंड लास्ट इज चैरिटी. तो चैरिटी इज अगेन लाइक अ गिफ्ट, तो उसके केस में भी आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. ओके, सो आई थिंक ये पार्ट यहां पे खत्म होता है. इन केस यू हैव एनी डाउट्स वी कैन सी, अदरवाइज विल स्टॉप हियर फॉर नाउ. ओके, now the question for today. देखो, A offered to sell his house to B for 10,000. A ने बोला कि तुम मेरा घर 10,000 पे ले लो. B ने बोला 8,000 में लूंगा. ये हमने कल लिया था, तो इसने इसका रिजेक्ट कर दिया ऑफर. लेटर B ने चेंज किया माइंड एंड नाउ विलिंग टू बाय फॉर 10,000. इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ओके, सो कल हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है. चिन्नैया रमैया केस में चिन्नैया अंकल है. यस, दैट इज करेक्ट. आई हैव जस्ट चेंज द कैरेक्टर्स. आप ये ध्यान में रखो, चिन्नैया वर्सेस रमैया में चिन्नैया इज द अंकल एंड रमैया इज द गर्ल. मैंने उसका नाम चिन्नैया को मदर बनाया है अपने एग्जाम्पल में. ओके, तो आई हैव जस्ट चेंज द कैरेक्टर्स. तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है. दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस्ड यस्टरडे. ओके, there is no question sheet available for this. Okay,
फॉर प्रैक्टिसिंग आपको मॉड्यूल ही पढ़ना है। जो लोग नवंबर 21 वाले हैं, फॉर नवंबर 21 ये सब क्लास में होने वाला है, तो आपको मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना है। नवंबर 20 एंड मई 20 ये दो जो लोग हैं इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज पीपल। नवंबर 21 वाले मॉड्यूल पढ़ो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू करंटली, बिकॉज आपको बहुत टाइम है, आप भूल भी जाएंगे ये चीज़ें। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और दूसरा, डिफाइन एक्सेप्टेंस, स्टेट थियोरी ऑफ एंसन एंड व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं थोड़ा जूम कर दूं, ओके, कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, थियोरी ऑफ एंसन क्या है, एंड essentials of valid acceptance, ये आपको लिखना है। ओके, so I think that should be enough for today. In case you have any doubts, so we can continue, otherwise we'll stop here for now.